नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को धर्म संसदों के आयोजनों को लेकर उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की सरकारों को चेताया है। कोर्ट ने कहा कि बुधवार को रुड़की में होने वाली धर्म संसद में किसी भी तरह की हेट स्पीच नहीं होनी चाहिए। अदालत ने उत्तराखंड सरकार से कहा कि आपको तुरंत कदम उठाने चाहिए और हमें बार बार कुछ कहना ना पड़े। जस्टिस ए एम खानविलकर और जस्टिस अभय श्रीनिवास ओका की बेंच पत्रकार कुरबान अली और पटना हाईकोर्ट की पूर्व जज अंजना प्रकाश की दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिका में धर्म संसदों में जहरीले भाषण देने वालों के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई की मांग की गई थी। कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार के वकील से कहा कि राज्य के मुख्य सचिव अदालत के सामने इसे रिकॉर्ड पर दें कि रुड़की में होने वाली धर्म संसद में खराब माहौल नहीं बनना चाहिए और अस्वीकार्य बयानबाजी भी नहीं होनी चाहिए और अदालत के आदेश के मुताबिक संबंधित प्रशासन व सरकार जरूरी कदम उठाए। यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर धर्म संसद में नफरत भरी भाषा का इस्तेमाल किया जाता है तो वो मुख्य सचिव, गृह सचिव और अन्य संबंधित अधिकारियों को इसके लिए जवाबदेह ठहराएंगे। धर्म संसद मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कहा कि समय समय पर कई जगहों पर धर्म संसदों का आयोजन किया जा रहा है। ऐसी ही धर्म संसद हिमाचल प्रदेश के ऊना में हुई और वहां जो कुछ हुआ वो हिला देने वाला है। सिब्बल ने कहा कि उन्होंने ऊना की धर्म संसद को रोकने के लिए याचिका दायर की थी, लेकिन अदालत ने कहा कि वो संबंधित जिले के एसपी और कलेक्टर से संपर्क करें, लेकिन कलेक्टर और एसपी ने कुछ नहीं किया। इस दौरान जस्टिस खानविलकर ने हिमाचल प्रदेश सरकार के वकील से कहा कि आपको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बनाई गई गाइडलाइंस का पालन करना होगा। क्या आप ऐसा कर रहे हैं? इस पर हिमाचल सरकार के वकील ने कहा कि हमने इस दिशा में कदम उठाए हैं और हम जांच कर रहे हैं। जस्टिस खानविलकर ने कहा कि आपको इस तरह की हरकतों को रोकना होगा कि न सिर्फ जांच करनी होगी, आप अदालत के सामने हलफनामा देकर बताएं कि आपने ऐसे कार्यक्रमों को रोकने के लिए पहले और बाद में क्या कदम उठाए हैं। हिमाचल सरकार के वकील ने कहा कि उन्होंने हिमाचल प्रदेश पुलिस एक्ट के तहत नोटिस जारी किया था। इस पर जस्टिस खानविलकर ने कहा कि ऐसी घटनाएं अचानक नहीं होती हैं, इनका पहले से ऐलान किया जाता है। स्थानीय पुलिस को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। आप एक हलफनामा दायर कर सारी जानकारी अदालत के सामने रखें कि आपने तुरंत कार्रवाई की या नहीं की। याचिकाकर्ताओं के वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि धर्म संसद में भाषण देने वालों को गिरफ्तार नहीं किया गया है और उत्तराखंड के रुड़की में एक और धर्म संसद की जा रही है। महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर और हनुमान चालीसा मुद्दे पर विवाद अब जोर पकड़ रहा है। वहीं यूपी से सुखद खबर आ रही है। झांसी जिले में राम जानकी मंदिर और मस्जिद के प्रबंधन ने अपने अपने लाउड स्पीकर उतारने की घोषणा की है। इसी तरह इलाहाबाद के कई मंदिरों ने अपने मंदिरों में लाउड स्पीकरों की आवाज़ या तो कम कर दी है या लाउड स्पीकर हटा लिए हैं। कई अन्य शहरों में मस्जिदों ने लाउड स्पीकर की आवाज़ बहुत धीमी कर दी है। दूसरी तरफ एडीजीपी यूपी प्रशांत कुमार का दावा है कि पुलिस अब तक 125 लाउड स्पीकर उतरवा चुकी है। झांसी के बाड़ा गांव में राम जानकी मंदिर सबसे प्रतिष्ठित मंदिरों में से एक है और सुन्नी जामा मस्जिद उससे कुछ ही मीटर की दूरी पर गांधी चौक इलाके में है। दोनों ने अपने अपने लाउड स्पीकर हटाने का फैसला किया है। मंदिर में सुबह की आरती लाउड स्पीकर के जरिए की जाती थी। इसी तरह लाउड स्पीकर का इस्तेमाल दिन में 5 बार अजान के लिए किया जाता था। कर्नाटक हिजाब विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपीलों को 2 दिनों के भीतर सूचीबद्ध करने पर सहमति जता दी है। सीजेआई रमना ने वरिष्ठ अधिवक्ता मीनाक्षी अरोड़ा से कहा कि मैं सूची करूंगा, 2 दिन प्रतीक्षा करें। याचिकाकर्ता हिजाब मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर याचिकाओं को तत्काल सूचीबद्ध करने की अपील कर रहे थे। पिछले महीने सीजेआई ने स्कूलों और कॉलेजों में हिजाब प्रतिबंध को बरकरार रखने वाले कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपीलों को तत्काल सूचीबद्ध करने के लिए याचिका को ठुकरा दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को बीते दिनों कई राज्यों में हुई सांप्रदायिक हिंसा की घटनाओं की जांच के लिए न्यायिक आयोग बनाने की मांग को ठुकरा दिया। शीर्ष अदालत की जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस BR गवई की बेंच ने इस संबंध में दायर याचिका को खारिज कर दिया। अदालत ने याचिकाकर्ता विशाल तिवारी से कहा कि आप चाहते हैं कि इन मामलों की जाँच कोई पूर्व सीजेआई करे। अदालत ने पूछा, क्या यहाँ कोई खाली बैठा है? हमसे ऐसी राहत देने को ना कहें जो इस अदालत के द्वारा न दी जा सकती हो। विशाल तिवारी ने अपनी याचिका में कहा था कि राजस्थान, दिल्ली, मध्य प्रदेश और गुजरात में रामनवमी के दौरान हुई सांप्रदायिक झड़पों व हिंसा की जांच की जानी चाहिए। उन्होंने अपनी जनहित याचिका में मध्य प्रदेश, गुजरात और उत्तर प्रदेश में बुलडोजर की कार्रवाई की जांच के लिए एक कमेटी बनाने की मांग की थी। महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा विवाद के बाद सियासत रुकने का नाम नहीं ले रही है। अब इस मामले पर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने परोक्ष तौर पर सांसद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा को चेतावनी दी। उद्धव ठाकरे ने कहा कि अगर आप घर पर हनुमान चालीसा पढ़ना चाहते हैं तो स्वागत है, लेकिन अगर तुम दादागिरी करोगे तो हमें पता है कि कैसे इससे निपटना है।
महाराष्ट्र के सीएम ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से वो यानी कि बीजेपी कह रहे हैं कि शिवसेना ने हिंदुत्व छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि हमने क्या छोड़ दिया है, क्या हिंदुत्व धोती है वो हम पहनते हैं और निकालते हैं। हमें एक बात याद रखनी होगी, जो हमें हिंदुत्व के नाम पर लेक्चर दे रहे हैं उन्होंने हिंदुत्व के लिए क्या किया है। ठाकरे ने कहा कि जब बाबरी मस्जिद गिराई गई तो वो बिलों में घुस गए। राम मंदिर निर्माण का फैसला सरकार का नहीं है बल्कि कोर्ट का था। जब उसके निर्माण का निर्णय हुआ तो ये लोग झोला लेकर निकल पड़े। कहाँ है आपका हिंदुत्व। बीजेपी के सांसद नवनीत राणा के द्वारा लगाए गए गंभीर आरोपों को लेकर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने महाराष्ट्र सरकार से जवाब मांगा है। नवनीत राणा ने ओम बिरला को एक पत्र लिखकर कहा था कि उनके साथ खार के पुलिस थाने में अमानवीय व्यवहार किया गया है। नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा को महाराष्ट्र पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। राणा दंपति की ओर से मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने का ऐलान किया गया था, जिसके बाद शिव सैनिकों ने इसका जमकर विरोध किया था। नवनीत राणा व रवि राणा को मुंबई की अलग अलग जेलों में रखा गया है और वे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में हैं। नवनीत राणा ने अपने पत्र में कहा था कि उन्हें पूरी रात भर पानी तक नहीं दिया गया और वॉशरूम जाने की इजाज़त भी नहीं दी गई। नवनीत राणा के मुताबिक ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि वो दलित समुदाय से हैं। डीसीजीआई यानी कि ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को 6 से 12 साल के बच्चों के वैक्सीनेशन के लिए मंजूरी दी है। इसके साथ ही डीसीजीआई ने वैक्सीन बनाने वाली कंपनी को सेफ्टी डेटा देने को कहा, जिसमें प्रतिकूल घटनाओं के साथ साथ पहले 2 महीनों के लिए हर 15 दिनों में उचित विश्लेषण का डेटा शामिल हो। सूत्रों के अनुसार ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने मंगलवार को यह अप्रूवल दिया है। भारत में पिछले एक दिन में कोरोना संक्रमण के मामलों में हल्की कमी आई। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार बीते 24 घंटों में देश भर में कोरोना वायरस के कुल 2,483 नए मामले दर्ज हुए। वहीं इससे एक दिन पहले यह आंकड़ा 2,500 के पार था। इसके अलावा फिलहाल कोरोना के 15,636 एक्टिव केस हैं। टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने सोशल मीडिया कंपनी ट्विटर को खरीद लिया है। यह खरीद $44 अरब में हुई है। मस्क ने ट्विटर के सभी 100% शेयर खरीद लिए हैं। मस्क काफ़ी दिनों से ट्विटर को खरीदने की कोशिश में जुटे हुए थे। इस महीने की शुरुआत में ही उन्होंने ट्विटर की 9.2% हिस्सेदारी खरीदी थी और इसके बाद वो इस कंपनी में दूसरे सबसे बड़े शेयर होल्डर बन गए थे। इस डील के बाद एलन मस्क ने ट्वीट कर कहा कि अभिव्यक्ति की आज़ादी लोकतंत्र की रीढ़ है और ट्विटर ऐसी जगह है जहां पर मानवता से जुड़े अहम मुद्दों पर बहस होती है। लेकिन ट्विटर के सीईओ पराग अग्रवाल ने इस डील से पहले कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का भविष्य अंधेरे में है। उन्होंने कहा कि वो नहीं जानते कि अब ये प्लेटफॉर्म किस दिशा में जाएगा। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।